बच्चों हमने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि सन जो होता है वो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अर्थ पे जितनी भी लाइफ पॉसिबल है ये सब किसके कारण हो रही है? सन के कारण। आप खुद ही देख लो, सन से आने वाली लाइट जो होती है उसके कारण प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट से फिर वही फूड हम गेन करते हैं और अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। अब ये सन पे इतनी एनर्जी आई कहाँ से? तो हम बोलेंगे कि वहां पे रेडियो एक्टिविटी हो रही है, मतलब कि वहां पे ऐसा कुछ हो रहा है जहां पे दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर के एक हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी फ्री हो रही है। आज हम चैप्टर करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी, जो कि आईसीएससी क्लास 10th बोर्ड का है। और यहां पे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारे आसपास जितना भी मैटर है ये सब मैटर एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम। डाल्टन भाई साहब ने पहली बार एटम के बारे में बताया था, बट ये एटम का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है उसके बारे में पहली बार बताया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन जो थे इन्होंने अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल में इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ऐसे ही इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। नॉर्मली रदरफोर्ड क्या चाहते थे? नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी हो चुकी थी, रदरफोर्ड अब चाहते थे पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी करना। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट उनके स्टूडेंट्स ने किया था, बट नाम इन्हीं का ही होता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन इन्होंने किया था। अब रदरफोर्ड ने क्या बताया? इसने बताया न्यूक्लियस के बारे में। और न्यूक्लियस जो होता है ये घर होता है, किसका घर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो एक बात क्लियर हो गई कि एटम का स्ट्रक्चर अगर हम बोलें, एटम के स्ट्रक्चर में 3 पार्टिकल्स होंगे। ये पार्टिकल्स होंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे। न्यूक्लियस से मान लो कि एक एटम बहुत बड़ा है और इस बहुत बड़े एटम में एक छोटा सा न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन रहते हैं। ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इसलिए इसको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या होंगे? न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले पार्टिकल्स को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो किसी भी टाइप की एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। एनर्जी रेडिएट बोलने का मतलब किसी टाइप की एनर्जी छोड़ता नहीं है। बच्चों होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग क्लास में हो सकता है। ये क्लासेस K, L, M, N, O कुछ भी हो सकती हैं। जब पर्टिकुलर किसी एक क्लास में चक्कर लगा रहा है, मान लो K क्लास में चक्कर लगा रहा है, तो K क्लास का जो इलेक्ट्रॉन है वो जब वहां पे चक्कर लगा रहा होगा तो किसी भी टाइप की एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। लेकिन यही K वाला इलेक्ट्रॉन अगर एक दूसरी क्लास में चला जाए तो हो सकता है एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो जाए या फिर एनर्जी रिलीज हो जाए। इसको बोलते हैं एनर्जी रेडिएट करना। तो एक ही क्लास में अगर चक्कर लगा रहा है किसी भी टाइप की एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। अब ये क्लासेस जो होती हैं K, L, M, N, O, P कुछ भी हो सकती हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के घर को तो हम न्यूक्लियस बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के घर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स के नाम ये हो सकते हैं। K के लिए N की वैल्यू 1 होगी, L के लिए N की वैल्यू 2 होगी। अब एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एक शेल में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जहां n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगी। अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए देखना चाहूं, मतलब K ऑर्बिट के लिए देखना चाहूं, तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 1। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2। तो फर्स्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8। सिमिलरली M में 18 इलेक्ट्रॉन, N में 32, O में 50, P में 72 और Q में 98 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करें कि एक एटम की साइज कितनी होती है, बच्चों ये तो आप फिक्स मानो कि एक एटम को आप नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते। 118 टाइप के एलिमेंट्स हमको पता हैं, बट इन एलिमेंट्स में किसी का भी एटम हम देख ही नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? साइज बहुत छोटी है। और साइज कितनी है?
10⁻⁻10 मीटर, मतलब 1 मीटर के डिवाइड में आप लगा दो 1, फिर उसके बाद 0 0 0 0 0, कितनी बार 0? 10 0। इतना छोटा तो एक एटम होता है, इसलिए एटम को कभी भी हम देख नहीं सकते। एटम की साइज कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। अब देखो, जब एटम इतना छोटा है तो न्यूक्लियस कितना छोटा होगा? न्यूक्लियस तो 10⁻⁻15 मीटर से लेके वो 10⁻⁻14 तक हो सकता है, यहां तक हो सकता है। अब जब एक एटम इतना छोटा है, न्यूक्लियस इतना छोटा है, तो इसके अंदर रहने वाले पार्टिकल्स कितने छोटे होंगे? हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के मास की। एक प्रोटॉन का मास जो होता है वो होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, जो कि अपने आप में बहुत छोटा है। मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो वो प्रोटॉन के लगभग बराबर ही है, थोड़ा सा न्यूट्रॉन जो होता है वो हैवी होता है। क्या है इसका मास? 1.67 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, बस यहाँ 26 है, यहाँ 49 है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास हम अप्रोक्सीमेटली इक्वली लेके चलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत हल्का होता है और इसका मास जो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। यहाँ देखो 10⁻⁻27 और यहाँ 10⁻⁻31। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन की कंपैरिजन में 1/1840 टाइम्स हल्का होता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। अब बात करें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है और ये होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इसके पास किसी भी टाइप का कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसके बराबर ही होता है, बट पोलैरिटी अपोजिट होती है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। हम लिख के दे देते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। और प्रोटॉन के चार्ज की अगर बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम एटॉमिक नंबर की। बच्चों, टोटल 118 टाइप के एलिमेंट्स हैं। अब इन एलिमेंट्स को हम लर्न कैसे करें या इनकी प्रॉपर्टीज कैसे याद रखें? तो साइंटिस्टों ने एक सिंपल सा एक नंबर दिया, इस नंबर को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है। एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल चार्ज जो हो गया वो 0 तो हो गया। तो एक एटम हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन या कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये हमको बताता है एटॉमिक नंबर, और इस एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? Z से। नेक्स्ट टाइम कभी भी आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर हमको बताएगा कितने प्रोटॉन्स या कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बात करते हैं कि इसका मास कितना होगा। जो हाइड्रोजन है वो बहुत हल्का होता है, बलून्स में अगर बढ़ते हैं तो बलून उड़ भी जाएगा। हीलियम भी बहुत हल्की है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मास नंबर की। मास नंबर जो होता है वो एटॉमिक मास को ही बताता है। अब बच्चों देखो, एक एटम में 3 ही पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास अगर AMU में बात करूं तो लगभग 1 AMU होता है। न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 0.0005 AMU। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज़्यादा कम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में। तो हम जब भी एटॉमिक मास की या फिर मास नंबर की बात करते हैं, सीधा ही वहाँ पे क्या करते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड कर देते हैं। प्रोटॉन का मास 1 AMU, न्यूट्रॉन का मास 1 AMU, तो इन दोनों के मास को अगर ऐड करेंगे तो हमारा मास नंबर आ जाएगा। एक एलिमेंट को कभी भी अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो गया एलिमेंट का सिंबल। नीचे रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को, ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास को। जैसे कि बात कर लेते हैं सोडियम की।
सोडियम एटॉमिक नंबर जो होता है इसका वो 11 होता है। ये हो गया 11 एटॉमिक नंबर, और इसका एटॉमिक मास जो होता है या मास नंबर जो होता है वो होता है 23। अब मैं आपसे पूछूं बताओ कितने प्रोटॉन हैं, तो आप बोलोगे 11 प्रोटॉन हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी 11 है। न्यूट्रॉन कितने, तो न्यूट्रॉन के लिए आप क्या करो, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। 23 में से अगर 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ये हो गया प्रोटॉन, यही हो गया इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया क्या, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएंगे, हमारे न्यूट्रॉन आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि एटम को हम देख तो सकते ही नहीं है, तो हम इसका मॉडल कैसे बनाएंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्फीयर फॉर्म करते हैं। इस स्फीयर को नाम देते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दो टाइप के पार्टिकल हो सकते हैं, कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम मॉडल बना रहे हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और सबसे ज़्यादा अबंडेंट में जो हाइड्रोजन मिलता है उसका एटॉमिक मास या मास नंबर 1 ही होता है। इसका मतलब यहाँ 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है। मतलब हाइड्रोजन जो कि सबसे पहले नंबर पे एटम आ रहा है उसमें किसी भी टाइप का न्यूट्रॉन है ही नहीं। और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक शेल में चक्कर लगाता रहता है। फर्स्ट शेल है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये के शेल है। जब इस शेल में चक्कर लगाएगा तो किसी टाइप की एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, लेकिन हाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर दूसरी क्लास में जंप कर गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर डोनेट कर सकता है। ऐसे ही एक और हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 24, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 12। इसका मतलब यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन हैं। फर्स्ट क्लास में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये हमने फिल कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड क्लास में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 यहाँ पे हो गए, 8 यहाँ पे हो गए, टोटल 10 हो गए। 2 और बचे, 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे फिल कर दिया। प्रोटॉन हो गए 12 और न्यूट्रॉन भी हो गए 12। 24 में से 12 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो न्यूट्रॉन आएंगे। ये हो गया हमारा मॉडल किसका, मैग्नीशियम का। अब हम बात करने वाले हैं केमिकल चेंज एंड न्यूक्लियर चेंज की। बच्चों क्या होता है, हर कोई स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। जैसे आप अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हो। ये स्टेबिलिटी आप गेन करोगे अच्छी परसेंटेज लाके। ऐसे कोई भी एटम जो होता है वो भी स्टेबल रहना चाहता है। अब ये स्टेबल दो टाइप से हो सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कर ले या फिर वो न्यूक्लियॉन्स का एक्सचेंज कर ले। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करेगा तो जो चेंज होगा वो केमिकल चेंज होगा। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आपने पढ़ी है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ये केमिकल चेंज है। ऐसे हम बात करें न्यूक्लियर चेंज की, तो न्यूक्लियर चेंज में अगर किसी न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के इनके बीच में डिसबैलेंस हो गया, या फिर कभी कभी क्या होता है न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन से, तो वहाँ पे न्यूक्लियाई जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये न्यूक्लियॉन्स को निकालता है, ये न्यूक्लियर चेंज हो गया। ऐसे ही सन पे क्या होता है, दो प्रोटॉन मिलकर के हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी एक न्यूक्लियर चेंज है। न्यूक्लियर चेंज में होता क्या है, न्यूक्लियॉन्स चेंज होते हैं या न्यूक्लियॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। केमिकल चेंज में इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे केमिकल चेंज जो होता है, यहाँ पे ये थोड़ा सा जो केमिकल चेंजेस होते हैं इनको कराने के लिए बहुत कम एनर्जी में काम हो जाएगा, और ये एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम बात करें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है, एक एनर्जी है। तो ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस को करने के लिए बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट ये जो न्यूक्लियर चेंज होते हैं ये इजीली नहीं होते हैं, इनको करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रेंज की।
कोई भी केमिकल चेंज जब होता है तो वहां पे दो लॉ फॉलो होते हैं। कौन कौन से? एक तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखो, क्या उस केमिकल रिएक्शन को आपने बैलेंस किया है? हाँ, बैलेंस क्यों करते हैं भाई? सपोज करो कि यहाँ एक कार्बन अगर पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन भी कितने होने चाहिए? उतने ही होने चाहिए जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और यहाँ पे मास भी कंजर्व्ड होता है। मैंने अगर 1 किलोग्राम कोल को इग्नाइट किया है तो प्रोडक्ट में जो मेरे को टोटल मास मिलेगा वो भी 1 किलोग्राम होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर या फिर मास नंबर जो होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं। ये तीन पॉइंट्स आप एक बार याद रख लेना कि केमिकल चेंज में क्या क्या चीज़ें होती हैं और न्यूक्लियर चेंज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम रेडियो एक्टिविटी चैप्टर के एक ऐसे पार्ट पे आ चुके हैं जहाँ पे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं। और ये टॉपिक्स कौन कौन से हैं? आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। जैसी ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक याद रखना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। सबसे पहले बात करते हैं आइसोटॉप्स की। बच्चों, आइसो वर्ड जो बताता है वो दो सेम चीज़ों के लिए बताता है। यहाँ पे टॉप वर्ड अगर बोला हुआ है तो आपको टॉप चीज पे फोकस करना है। एक एलिमेंट जो होता है उसमें नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखा जाता है मास नंबर। तो आइसोटॉप्स क्या होंगे? ऐसे सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा। टॉप वाली चीज डिफरेंट होगी, इसी को आइसोटॉप बोलेंगे। बॉटम वाली चीज सेम होगी, टॉप वाली चीज डिफरेंट होगी, मास नंबर डिफरेंट होगा। क्या बोलते हैं इनको? आइसोटॉप्स। एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन के 3 टाइप के आइसोटॉप्स मिलते हैं और इन आइसोटॉप्स का नाम क्या है? प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटन। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटन। अब इन आइसोटॉप्स में देखो तीनों जगह पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमेशा 1 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं कर सकता इसको। एटॉमिक नंबर 1 बोलने का मतलब तीनों में 1 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं तीनों में? तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन बताओ कितने हैं? यहां न्यूट्रॉन अगर मैं देखूं तो 0 है। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। 2 में से 1 को सेपरेट करें तो 1 न्यूट्रॉन, 3 में से 1 को सेपरेट करें तो 2 न्यूट्रॉन। ये हो गए किसके आइसोटॉप? हाइड्रोजन के आइसोटॉप। अब बात करते हैं कार्बन के आइसोटॉप्स की। कार्बन के भी 3 टाइप के आइसोटॉप्स मिलते हैं। प्रोटॉन सब में 6, इलेक्ट्रॉन सब में 6, लेकिन न्यूट्रॉन 12 - 6। यहाँ पे न्यूट्रॉन हो गए हमारे 6, यहाँ न्यूट्रॉन हमारे हो गए 7 और यहाँ न्यूट्रॉन हो गए हमारे 8। ऐसे ही बच्चों देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कभी भी आपने अगर याद रखा है तो वो 1 ही याद रखा है। एटॉमिक मास आपने पहले याद किए होंगे। ऐसे ही कार्बन का एटॉमिक मास आपने हमेशा 12 याद किया है, कभी भी 13 या 14 लर्न नहीं किया है। बट क्लोरीन का जो आइसोटॉप मिलता है वो मिलता है 35 और 37, बट इसका एटॉमिक मास हमने जो लर्न कर रखा है वो है 35.5। ऐसा क्यों? कि नेचर में ये सबसे ज़्यादा मिलता है, तो और वो भी कितना मिलता है? अप्रॉक्स 90% के आसपास। इसलिए हमने इसके एटॉमिक मास को इंपॉर्टेंस दी। तीनों का एवरेज निकाला, एवरेज इसके पास ही आया, इसलिए 1 याद रखते हैं। कार्बन में भी ये आइसोटॉप सबसे ज़्यादा मिलता है, एवरेज निकाला 12 आया। बट इनका जो परसेंटेज है ये अगर 75% मिल रहा है तो ये 25% मिल रहा है। तो यहाँ जब हमने एवरेज एटॉमिक मास निकाला तो एवरेज एटॉमिक मास आया 35.5। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं 35 एंड 37। नंबर ऑफ प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं 17 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। बट व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन्स? 35 - 17 18 न्यूट्रॉन्स और यहां पे हो गए 20 न्यूट्रॉन्स। ये हो गए आइसोटॉप्स। एक और बात करते हैं। टिन जो होता है जिसका सिंबल होता है Sn हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स जैसे हाइड्रोजन के 3 होते हैं, कार्बन के 3 होते हैं,
क्लोरीन के 2 हैं। तो सबसे ज्यादा आइसोटॉप्स किसके हैं? 10 के, और वो भी कितने? 10। अब इन आइसोटॉप्स की भी दो कैटेगरी बना सकते हैं, स्टेबल आइसोटॉप्स, अनस्टेबल आइसोटॉप्स। मैंने आपको बताया जैसे कि न्यूक्लियर चेंज क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं किसी न्यूक्लियस में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। किससे ज़्यादा हो जाते हैं? प्रोटॉन से। तो इनके बीच में जब डिफरेंस बढ़ने लग जाता है तो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं हो पाता है। ऐसी कंडीशन में न्यूक्लियस स्टेबल होना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि जितने प्रोटॉन हैं उसके आसपास ही न्यूट्रॉन रहें। तो ऐसे न्यूक्लियस जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत कम रह जाएंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इन्हीं को अपन बोलेंगे अनस्टेबल आइसोटॉप्स। मैं बात करूं यूरेनियम की। यूरेनियम 92 पोजीशन पे आता है। 92 पोजीशन पे आने का मतलब इसमें प्रोटॉन जो है वो 92 है। बट यूरेनियम का जो एक आइसोटॉप की अगर मैं बात करूं 235 की, हमारे इंडिया में तो 238 सबसे ज़्यादा मिलता है। बट कॉमन कौन सा लेके चलते हैं हम? 235। अब 235 में से 92 माइनस करो, 235 में से 92 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 143 न्यूट्रॉन्स हो गए। प्रोटॉन तो कितने हैं? 92। न्यूट्रॉन कितने हैं? 143। बहुत ज़्यादा वेरिएशन आया नहीं आया? तो यूरेनियम जो है वो अनस्टेबल होगा, या ये बोलेंगे कि यूरेनियम का ये वाला आइसोटॉप जो है वो अनस्टेबल होगा। जब भी एटॉमिक मास 80 से ऊपर हो जाए तो आप मान के चलो कि अब अनस्टेबल आइसोटॉप ही मिलेंगे, या जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे वो अनस्टेबल होंगे या फिर रेडियो एक्टिव होंगे। आगे बात करते हैं हम आइसोबार्स की। आइसोटॉप्स में हमने किसको डिफरेंट बोला था? टॉप को। आइसोबार में हम बार को डिफरेंट बोलेंगे। जैसे कि बार डिफरेंट होगा मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और एटॉमिक मास सेम होगा। एग्जांपल देखते हैं, सोडियम मैग्नीशियम। सोडियम 11th पोजीशन पे आता है, मैग्नीशियम 12th पोजीशन पे आता है। इसका एटॉमिक मास 23 होता है, मैग्नीशियम का एक आइसोटॉप होता है 23 वाला। दोनों में प्रोटॉन 11 और 12 है, न्यूट्रॉन इसमें 12 हैं और इसमें 11 हैं, बट मास नंबर दोनों में सेम है। दैट मीन्स बोथ आर आइसोटॉप्स। नाउ कार्बन आइसोटॉप अभी अभी हमने देखा था यहाँ पे। अच्छा, कार्बन का ये वाला आइसोटॉप जो है वो अनस्टेबल आइसोटॉप की कैटेगरी में आता है, मतलब ये भी रेडियो एक्टिव ही है। एंड नाइट्रोजन 14, प्रोटॉन 6, प्रोटॉन 7, एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर सेम इन बोथ, सो बोथ आर आइसोबार्स। दोनों आइसोबार्स की कैटेगरी में होंगे। एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं मिरर आइसोबार्स। अगर हम इन दोनों आइसोटॉप्स को देखें, प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन 12, यहां देखें प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन 11, सेम यही जो नंबर था वो इंटरचेंज हो गया बस यहाँ पे। तो ऐसे आइसोटॉप्स जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को इंटरचेंज कर दें, मिरर आइसोटॉप्स। प्रोटॉन 9 यहाँ पे, प्रोटॉन 11 थे, न्यूट्रॉन 11 हो गए, न्यूट्रॉन 12 थे, प्रोटॉन 12 हो गए। तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इंटरचेंज कर लिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने अपने नंबर को क्या कर लिया? इंटरचेंज। इन्हीं को बोलते हैं मिरर आइसोबार्स। अब लास्ट बात करते हैं आइसोटोन्स की। टोन्स कहां से आ रहे हैं? टोन्स आता है न्यूट्रॉन्स से। तो ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स जहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे, यहां हमने बोला कि टॉप डिफरेंट होगा, यहां हमने बोला कि बार डिफरेंट होगा, बट टोन्स में हम बोल रहे हैं कि टोन्स सेम होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे। एलिमेंट डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट, बट दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है दोनों में सेम आएगा, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहेंगे। एग्जांपल देखते हैं, सोडियम मैग्नीशियम, प्रोटॉन 11 प्रोटॉन 12, एटॉमिक मास 23,
एटॉमिक मास 24। डिफरेंस किसको बताएगा? न्यूट्रॉन को। तो 23 में से 11 गया तो 12, 24 में से 12 गया तो 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में सेम आ रहे हैं, इनको हम बोलेंगे ये दोनों आइसोटॉप्स हैं। सिमिलरली पोटेशियम एंड ऑर्गन, 19 प्रोटॉन 20 प्रोटॉन, प्रोटॉन डिफरेंट, 39 40, मास नंबर भी डिफरेंट, बट इन दोनों का डिफरेंस 20, इन दोनों का डिफरेंस 20, न्यूट्रॉन दोनों जगह 20 आ गए, इसको हम बोलेंगे आइसोटोन्स। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर के मेन पार्ट की तरफ, जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। बच्चों सपोज करो मुझे बात करनी है, किससे बात करनी है ये मैं डिसाइड करूंगा। तो जब मैं बात करूंगा किसी न किसी पर्सन से ही तो बात करूंगा। वो बात अलग है कि कभी कभी हम खुद से भी बात करने लग जाते हैं। लेकिन आप ऑब्जर्व करना छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे ये खुद से ही बातें कर लेते हैं कि अभी मैं इस टॉय को ऐसे जमाऊंगा, फिर इस टॉय के साथ ये करूंगा, फिर इस टॉय के साथ ये करूंगा। ऐसे ही बहुत ज़्यादा एजेड लोग जो होते हैं ये भी अपने आप से ही बात कर लेते हैं कि मैंने उसको ऐसे बोला था, उसने ऐसे नहीं किया। ऐसे ही क्या होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपने आप ही डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। डिसइंटीग्रेट बोलने का मतलब खुद ही डिके या फिर ब्रेक होते रहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव। 1896 में हेनरी बैकरल जो थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम रेडियो एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया था, और ये ऑब्जर्व भी कोइंसिडेंटली किया था। उन्होंने क्या किया था कि एक फोटोग्राफिक प्लेट पे, फोटोग्राफिक प्लेट बोलने का मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट होता था पहले जिनसे फोटोज बनाए जाते थे, उसको फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं। तो हेनरी बैकरल ने क्या किया, गलती से एक बार उन्होंने एक डार्क रूम में यूरेनियम को छोड़ दिया एक ब्लैक पेपर में, और वो फोटोग्राफिक प्लेट के पास में ही पड़ा हुआ था या उसके ऊपर ही पड़ा हुआ था। नेक्स्ट डे जब आए तो उन्होंने क्या देखा, हेनरी बैकरल ने क्या देखा कि वो फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो अफेक्ट हो चुकी है। अब उसके अफेक्ट होने का कारण क्या था, तो उन्होंने यूरेनियम के दूसरे सॉल्ट्स लिए, दूसरे सॉल्ट्स के कारण भी ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या हुई, अफेक्ट हुई। तो उसने फिर आइडिया लगाया, क्या आइडिया लगाया कि यूरेनियम जो है खुद ही डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मतलब ये रेडिएशन कर रहा है, और ऐसे रेडिएशन को उस टाइम पे बोला गया बैकरल रेज। क्या बोला गया, बैकरल रेज। किसको बोला गया कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल यूरेनियम या फिर यूरेनियम के सॉल्ट्स हैं ये रेडिएशन कर रहे थे। किस टाइप के रेडिएशन कर रहे थे वो बाद में पता पड़ा, बट उस टाइम पे उन रेज को या रेडिएशंस को बोला गया बैकरल रेज। अब ये रेडिएशंस 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन। अल्फा रेडिएशन को पॉजिटिव रेडिएशन भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि अल्फा रेडिएशन में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का ग्रुप एक साथ बाहर निकलता है। बीटा रेडिएशन में एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस इमिट करता है। कौन इमिट करता है, न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं नेगेटिव रेडिएशन या फिर बीटा रेडिएशन। और एक होता है गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन जो होता है उसमें ओनली एनर्जी रिलीज होती है, किसी टाइप का कोई पार्टिकल रिलीज नहीं होता। जैसे यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन था नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे कोई पार्टिकल रिलीज नहीं होता, बट यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। अब ये डिसाइड हो गया कि ऐसी सब्सटेंसेस जो कि रेडिएशन करेंगी इनको रेडियो एक्टिव मटेरियल्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, रेडियो एक्टिव मटेरियल या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। मैंने आपको बताया था कि लेड के बाद या फिर मास नंबर 82 के बाद जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ये सारे रेडियो एक्टिविटी शो कर सकते हैं या फिर करते हैं। ऐसे ही इस रेडियो एक्टिविटी को हम बता नहीं सकते या हम चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास मान लो एक यूरेनियम पड़ा हुआ है, यहाँ पे यूरेनियम पड़ा हुआ है। अब इस रूम का टेम्परेचर या फिर प्रेशर को चेंज करके मैं इसकी इंटीग्रेशन को या डिसइंटीग्रेशन को अफेक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे एक यूरेनियम पड़ा हुआ था, इस रूम का टेम्परेचर मैं खुद कुछ भी कर दूं, अगर ये यूरेनियम चाहता है कि मेरे को अल्फा इमिशन करना है तो अल्फा इमिशन करके रहेगा, नो मैटर्स व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द रूम।
ऐसे ही मान लो ये चाहता है कि मुझे बीटा इमिशन करना है तो ये बीटा इमिशन करेगा, चाहे मैं टेम्परेचर या प्रेशर में कुछ भी चेंज कर दूं। ऐसे ही कोई केमिकल चेंज भी अगर कर दूं तो भी इसके रेडिएशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये चाहता है कि इसको गामा रेडिएशन करना है तो वो गामा रेडिएशन करके ही रहेगा, वो किसी के भी नहीं सुनेगा। तो रेडिएशन को कौन अफेक्ट नहीं करता, ना फिजिकल चेंजेस अफेक्ट करते हैं ना फिर केमिकल चेंजेस। बच्चों रेडियो एक्टिविटी में अभी तक हम ये बता चुके हैं कि रेडिएशन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन। और ये रेडिएशन होते किसके कारण हैं? न्यूक्लियस के अनस्टेबल होने के कारण। अब ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव क्यों होते हैं, या पॉजिटिव कैसे पता पड़ा, बीटा पार्टिकल नेगेटिव कैसे पता पड़ा, और गामा पार्टिकल न्यूट्रल होते हैं ये कैसे पता पड़ा? तो हम यहाँ पे 2 अलग अलग एक्टिविटी देख रहे हैं। इस एक्टिविटी में अगर हम देखें तो हमने एक लेड बॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया हुआ है। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल यूरेनियम भी हो सकता है, थोरियम भी हो सकता है, पॉलिनियम भी हो सकता है, एक्टिनियम भी हो सकता है, कोई सा भी रेडियो एक्टिव मटेरियल हो सकता है। आपने पीरियोडिक टेबल तो देखी होगी, पीरियोडिक टेबल में F ब्लॉक का कोई सा भी एलिमेंट ले लो, सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। तो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल को हमने रख दिया लेड बॉक्स के अंदर। ये लेड बॉक्स क्या काम करता है? हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रेडिएशन हो रहे हैं गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है लेड बॉक्स। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया और ये मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ। अब बच्चों देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, कुछ पार्टिकल्स पे फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है, कुछ पार्टिकल्स पे फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में लग गया। एक चार्ज पार्टिकल बेचारा ऊपर जा रहा था, चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर था और उधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। उधर की तरफ कौन सा चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये आइडिया लगाया गया कि ये वाला जो पार्टिकल है ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको नाम दिया गया अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल इधर गया है। अब बच्चों जब पॉजिटिव उधर जा रहा है तो नेगेटिव कहाँ जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा, इसको बोला गया बीटा पार्टिकल। और कुछ रेडिएशन जो है सीधा ही निकल जा रहे थे, यहां से निकल करके अपने पास से डेविएट ही नहीं हुए। तो जो पार्टिकल अपने पास से डेविएट नहीं होगा दैट मीन्स वो न्यूट्रल पार्टिकल है। तो ऐसा बोला गया कि गामा रेडिएशन जो होता है इसमें ओनली एनर्जी निकलती है। ये हो गया हमारा गामा पार्टिकल। 3 टाइप के पार्टिकल्स हो गए, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल लेफ्ट की तरफ गया, बीटा पार्टिकल राइट की तरफ गया और गामा पार्टिकल विदाउट एनी डेविएशन सीधा निकल गया। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका मोशन किस टाइप का होगा? एक बात और बच्चों, यहाँ गामा पार्टिकल जो है वो बहुत जल्दी डेविएट हो गया और ये लेट डेविएट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो रोड पे एक साइकिल चल रही है, आप चाहते हो कि उस साइकिल का रास्ता बदलना चाहते हो तो उस साइकिल की डायरेक्शन इजीली चेंज कर लोगे। लेकिन एक ट्रक चल रहा हो, क्या उस ट्रक की डायरेक्शन आप इजीली चेंज कर सकते हो? नहीं। तो जो भारी चीजें होंगी, हैवी मटेरियल्स होंगे, उनकी डायरेक्शन चेंज करना इजी नहीं है। यहाँ पे ये इजीली डेविएट हो गया, दैट मीन्स ये लाइटर था और ये जो है डेविएशन इसमें कम हुआ है, कम डेविएशन हुआ है, दैट मीन्स ये हैवियर पार्टिकल है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन किस टाइप का होगा या पाथ किस टाइप का होगा। हमने ले ली एक नेगेटिव प्लेट और एक पॉजिटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट के बीच में एक फील्ड बनेगा, इस फील्ड को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में जाता है और ये फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकलती है? फील्ड की डायरेक्शन होती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो जो पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ गए हैं, नेगेटिव की तरफ कौन जाता है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये अल्फा पार्टिकल हो गया। पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा? नेगेटिव पार्टिकल। इसका मतलब ये बीटा हो गया। एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, फिर भी कुछ पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं, इसका मतलब ये न्यूट्रल हैं।
इसको बोला गया गामा पार्टिकल। इस टाइप से ये पता लगाया गया कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं। अब हम वन बाय वन अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। आगे हम बात करते हैं कि ये जो अल्फा पार्टिकल रेडिएशन में निकल रहे हैं, इन अल्फा पार्टिकल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। पहले तो ये अल्फा पार्टिकल जो होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का ग्रुप होता है। अगर मैं हीलियम एलिमेंट को देखूं तो हीलियम एलिमेंट में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो हीलियम पॉजिटिव आयन बनेगा। तो हम बोल सकते हैं अल्फा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिव हीलियम आयन होता है। बच्चों ऐसे तो हीलियम जो होता है बहुत स्टेबल होता है, ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता। बट 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अगर रेडिएशन में फ्री हों तो पॉजिटिव हीलियम आयन फॉर्म हो सकता है। ऐसे ही इस अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, देखो 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं। तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है। 4 एटॉमिक मास 4 हो गया, इसका मतलब प्रोटॉन के मास का कितना हो गया, 4 टाइम्स। और चार्ज की अगर बात करें, एक अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन हैं, दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो ट्वाइस होगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन के। प्रोटॉन का जो चार्ज है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा पार्टिकल का चार्ज आ जाएगा। अब ये अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी गैस को इजीली आयोनाइज कर सकते हैं। मान लो मैं इस रूम में बैठा हुआ हूँ, इस रूम में मैंने कोई भी एक पावर सॉकेट को ऑन किया, क्या मुझे करंट लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि गैस में करंट फ्लो नहीं कर सकता। बट यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स आ जाएं तो ये अल्फा पार्टिकल्स इस रूम की गैस को आयोनाइज कर देंगे, और आयोनाइज कर देंगे मैं जैसे ही स्विच ऑन करूँगा तो हो सकता है कि हवा में ही मुझे करंट लग जाए। तो अल्फा पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये बीटा पार्टिकल के कंपैरिजन में 100 टाइम्स होती है, और गामा पार्टिकल्स के कंपैरिजन में 10 की पावर 4 टाइम्स, मतलब कि 10,000 गुना ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर होती है। इसका मतलब इसके कांटेक्ट में रहना तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। बात अगर करें पेनिट्रेटिंग पावर की, तो अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये एयर में 3 सेंटीमीटर से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर सकता है। पेनिट्रेटिंग पावर को समझने के लिए मान लो कि एक लाइट है, इस लाइट के सामने अगर मैं हाथ रख दूं तो क्या ये लाइट इस हाथ के आर पार हो पा रही है? क्या नहीं। बट मैं इसको फिंगर के यहाँ पे रखूं तो फिंगर से थोड़ी बहुत लाइट बाहर आ पा रही है। तो यहाँ पे तो पेनिट्रेट कर पा रही है लाइट, बट यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है। तो ये अल्फा पार्टिकल एयर में कितना पेनिट्रेट कर सकता है? 3 सेंटीमीटर से लेके 8 सेंटीमीटर तक, जो कि बीटा के कंपैरिजन में 1/100 टाइम्स है, और गामा के कंपैरिजन में 1/10,000 टाइम्स है। मतलब इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बीटा और गामा से तो वीक है, बट आयोनाइजिंग पावर बीटा और गामा से बहुत स्ट्रांग है। आगे बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये इजीली डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अभी अभी हमने जो 2 एक्टिविटी देखी, क्या मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गया था? हाँ, हो गया था। तो हम बोलेंगे डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आगे बात करें, जो हेनरी बैकरल भाई साहब थे वो रेडियो एक्टिव मटेरियल को रखे गए थे और फोटोग्राफिक फिल्म अफेक्ट हुई थी नहीं हुई थी? हाँ, अफेक्ट हुई थी। तो हम बोलेंगे कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट कर सकते हैं। भाई देखो, फोटोग्राफिक फिल्म पे सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड लगा होता है, सिल्वर के सॉल्ट लगे होते हैं। अब ये सिल्वर के सॉल्ट जो होते हैं ये फोटो लाइट में, सनलाइट में ही ब्रेक हो जाते हैं। तो अल्फा पार्टिकल के पास तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी से तो ये इजीली ब्रेक हो सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, इन अल्फा पार्टिकल के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम होता है। भाई देखो, अल्फा पार्टिकल लगभग 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकलता है। ये पॉइंट हमने कवर नहीं किया। अल्फा पार्टिकल की स्पीड
10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, मतलब लाइट की स्पीड से 10 गुना कम है। इतनी ज़्यादा स्पीड से अगर कोई पार्टिकल अगर चलने लग जाएगा तो सोचो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। v का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ऐसे ही मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। मोमेंटम बोलने का मतलब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। ज़्यादा वेलोसिटी मतलब मोमेंटम भी ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, आपको अगर याद हो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आपको अगर याद हो रदरफोर्ड ने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यूज की थी। उस स्क्रीन पे जैसे ही अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है वहां पे स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेगा, मतलब स्पार्क प्रोड्यूस करेगा जब भी किसी ऐसे मटेरियल पे जाके स्ट्राइक करेगा। आगे लास्ट अगर हम बात करें, अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर और आयोनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, तो ये किसी भी सेल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इवन उसके डीएनए में भी चेंज कर सकता है। जापान पे जो एटम बम गिराया गया था वहाँ के लोगों के डीएनए में चेंज हो चुका है और आज तक भी वो रेडिएशन अपीयर होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल का इमिशन हुआ होगा। आगे हम बात करते हैं बीटा रेडिएशन की। अब बात करें अगर बीटा पार्टिकल्स की, तो बीटा पार्टिकल्स सिंपल सा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कहाँ से निकलते हैं, न्यूक्लियस से निकलते हैं। एक बात करें हम कैथोड रेज की और एक बात करें हम बीटा रेज की। बीटा रेज जो हैं वो तो न्यूक्लियस से निकली हैं, लेकिन कैथोड रेज जो होती हैं वो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन के क्लास में जंप करने के कारण, एक क्लास से दूसरी क्लास में जंप करने के कारण कैथोड रेज बनती हैं। जबकि बीटा रेज क्यों बनती हैं? क्योंकि न्यूक्लियस से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया है। इसका प्रेजेंटेशन जो होता है वो इस टाइप का होता है। नीचे वाला नंबर बता रहा है चार्ज को, मतलब इसका चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है और मास अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है। बच्चों मास हम हमेशा AMU में देने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 0.0005 AMU होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है, इसलिए ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, 0। अब मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है जो कि 9.1 × 10⁻³ kg होता है किलोग्राम में। चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। और स्पेसिफिक चार्ज बोलने का मतलब Q/m का रेशियो, ये होता है 1.76 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। आगे अगर बात करें बीटा पार्टिकल्स, वही इमिटेड बाय न्यूक्लियस, और कैथोड रेज जो होती हैं वो ऑर्बिटल। ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बीटा पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है वो अल्फा पार्टिकल्स से ज़्यादा होती है। अल्फा पार्टिकल्स की स्पीड जो थी वो 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड थी और बीटा पार्टिकल्स की स्पीड अल्फा पार्टिकल्स से ज़्यादा हो गई है। क्यों ज़्यादा हो गई है बच्चों? देखो अल्फा पार्टिकल्स में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन थे, जबकि बीटा पार्टिकल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हल्का पार्टिकल है, इसलिए इसकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आगे अगर हम बात करें, इसकी आयोनाइजिंग पावर जो है थोड़ी कम है। अल्फा के कंपैरिजन में इसकी आयोनाइजिंग पावर 1/100 टाइम्स है। मतलब अल्फा अगर 1 मिनट में किसी चीज को आयोनाइज कर रहा है तो 1/100 टाइम्स में 100 टाइम्स ज़्यादा टाइम लेगा। कौन? बीटा पार्टिकल। गामा के कंपैरिजन में आयोनाइजिंग पावर जो है वो 100 टाइम्स है। आयोनाइजिंग पावर तो आपको याद है, सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर अल्फा की होगी, उससे कम बीटा की होगी, उससे कम गामा की होगी। लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा से ज़्यादा होगी बीटा की। कितनी है? 5 मीटर इन एयर। अल्फा पार्टिकल ओनली 5 सेंटीमीटर से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर पा रहा था, लेकिन बीटा पार्टिकल जो है 5 मीटर तक पेनिट्रेट कर सकता है, मतलब 5 मीटर की डिस्टेंस चल करके ही रुकेगा। अगर एक एल्यूमिनियम शीट ले लें जिसकी थिकनेस 5 mm है, तो वहां से अपन
बीटा पार्टिकल को रोक सकते हैं। बट बीटा पार्टिकल को अगर आपने मेटेलिक प्लेट से रोका तो वो एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि अपने आप में डेंजरस होती हैं। बीटा पार्टिकल्स फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल कर रहे थे वैसे ये भी कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट हो सकते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और इनका जो डैमेज होगा, मतलब ये जो बायोलॉजिकल डैमेज करेंगे वो अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा डेंजरस करेंगे। भाई देखो, अल्फा पार्टिकल कम पेनिट्रेट कर रहा था, लेकिन बीटा पार्टिकल ज़्यादा पेनिट्रेशन करेगा, तो जो ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहा है वो डैमेज भी ज़्यादा करेगा। एक पत्थर है, एक स्टोन को अगर मैं किसी को मारूं तो उसको लगेगी, उसका ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड निकलेगा, लेकिन बुलेट अगर किसी को फायर की जाए तो बुलेट से आदमी निकल ही लेता है। आप ये ऐसे ही मान लो कि एक बुलेट है जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की बात करेंगे तो वो भी इसके ज़्यादा होगा। अब लास्ट एक हम बात करते हैं गामा पार्टिकल की या फिर गामा रेडिएशन की। अल्फा और बीटा रेडिएशन के बाद जो अगला रेडिएशन आता है वो आता है गामा रेडिएशन। अब अल्फा रेडिएशन की बात करें या बीटा रेडिएशन की बात करें, अल्फा पॉजिटिवली चार्ज था, बीटा नेगेटिवली चार्ज था, बट ये किसी टाइप का चार्ज पार्टिकल नहीं है, ये न्यूट्रल है। ये बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टोटल 7 स्पेक्ट्रम होते हैं, और इन 7 स्पेक्ट्रम में यूवी भी हो सकता है, इंफ्रारेड भी हो सकता है, विजिबल लाइट भी हो सकता है। ऐसे ही गामा रेडिएशन जो होता है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ही होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह होता है तो क्या बिल्कुल एक्सरे की तरह है क्या? नहीं, एक्सरे से थोड़ा बहुत डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? वेवलेंथ अलग होगी, फ्रीक्वेंसी अलग होगी। जैसे कि वेवलेंथ अगर बात करें गामा रे की या गामा पार्टिकल की, वो होती है 10⁻⁻⁴ नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹, तो 10⁻⁻⁴ पहले से ही है, 10⁻⁻⁹ और आ गई तो ये हो गया 10⁻⁻13 मीटर। मतलब वेवलेंथ बहुत छोटी है। बहुत छोटी वेवलेंथ का मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा। ऐसे ही एक्सरे की वेवलेंथ की अगर मैं बात करूं तो वो 10 नैनोमीटर है, इससे तो ज़्यादा है। इसका मतलब ये ज़्यादा डेंजरस है, ये कम डेंजरस है। और वेवलेंथ ऑफ लाइट की अगर बात करूं, विजिबल लाइट जो होती है जैसे विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो लाइट, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से लेके और 800 नैनोमीटर तक होती है। मतलब ये विजिबल लाइट जो है वो तो एक्सरे से भी कम डेंजरस है, और विजिबल लाइट के कांटेक्ट में तो हम बहुत ज़्यादा रहते ही हैं। स्पीड की बात करें, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो 3 × 10⁸ मतलब लाइट की स्पीड से चलती हैं। अब गामा रेडिएशन जो है ये भी एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो लाइट की स्पीड से ही चलेगी। आयोनाइजिंग पावर जो होती है ये वीक होती है। आयोनाइजिंग पावर हम पहले ही देख चुके हैं, सबसे ज़्यादा होगी अल्फा की, उसके बाद होगी बीटा की, और सबसे कम होगी किसकी? गामा की। बट पेनिट्रेटिंग पावर की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा होगी किसकी? गामा रेडिएशन की। अल्फा जो था, अल्फा पार्टिकल एयर में ओनली 3 सेंटीमीटर से लेके 8 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर पा रहा था, 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक। बीटा पार्टिकल जो था वो 5 मीटर तक या फ्यू मीटर्स तक पेनिट्रेट कर पा रहा था, बट ये जो है 1/2 किलोमीटर तक पेनिट्रेट कर सकता है। और अगर इसको रोकना हो तो 30 सेंटीमीटर थिक शीट, 30 सेंटीमीटर बोलने का मतलब लगभग इतनी थिक शीट चाहिए आयरन की, तब जाके ये गामा रेडिएशन रोक सकता है। आगे अगर हम बात करें, किसी टाइप का कोई चार्ज तो होता नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट करेगा। जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट कर रहे थे, ये भी उसको अफेक्ट करेगा। फ्लोरोसेंस भी शो करेगा। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल स्पार्क प्रोड्यूस कर रहे थे, तो ये भी स्पार्क प्रोड्यूस करेगा। ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ह्यूमन बॉडी से भी पास कर सकता है। तो डैमेज किस लेवल का कर सकता है ये आप सोच ही सकते हो। और कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ होता है। लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, ऐसे ही
कैंसर एक टाइप की खतरनाक बीमारी, उस खतरनाक बीमारी को काटने के लिए जो रेडिएशन यूज होगा वो भी इसी का ही होगा। ये सारे टॉपिक्स हमने किए कौन से, रेडिएशन के। अब लास्ट एक टॉपिक और देख लेते हैं कि कभी भी किसी न्यूक्लियस में अगर अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन या गामा रेडिएशन हुआ तो किस टाइप से न्यूक्लियस में चेंज आता है और एनर्जी में चेंज आता है। किसी भी रेडियोएक्टिव मटेरियल में अल्फा इमिशन होने के बाद किस टाइप से न्यूक्लियस में चेंज आता है उसको हम देखते हैं। कंसीडर करते हैं एक एलिमेंट है X, इसका एटॉमिक नंबर है Z और एटॉमिक मास है कितना, A। अब यहाँ पे होने वाला है अल्फा रेडिएशन। अल्फा रेडिएशन बोलने का मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे। अच्छा बताओ, नीचे वाला नंबर जो है वो किसको बताता है, प्रोटॉन को बताता है। 2 प्रोटॉन जब बाहर निकल जाएंगे तो Z एटॉमिक नंबर थोड़ी रहेगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा Z-2, तो यहाँ पे हो गया Z-2। अब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, टोटल मास कितना हो गया, 4 मास कम हो रहा है तो एटॉमिक मास जो है वो भी 4 कम हो जाएगा, इसलिए A-4 हो गया। बच्चों जैसे ही एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है एलिमेंट भी चेंज हो जाता है। पहले एलिमेंट अगर X था तो अब एलिमेंट X नहीं होगा, एलिमेंट क्या हो जाएगा, Y। और जो ये 2 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का ग्रुप निकला है जिसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, वो इसको अलग से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस, और ये तो अल्फा पार्टिकल है ही सही। यूरेनियम का एक आइसोटॉप ले लिया, यूरेनियम 238। इस यूरेनियम 238 में अल्फा इमिशन हुआ है। अल्फा इमिशन हुआ है मतलब कि यहाँ 2 कम हो जाएगा और यहाँ 4 कम हो जाएगा। यहाँ 4 कम होने के बाद और यहाँ 2 कम होने के बाद जो एलिमेंट आता है 90 नंबर एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है थोरियम का। तो ये हमको थोरियम का एक आइसोटॉप मिल गया और ये हो गया अल्फा पार्टिकल। बीटा इमिशन में हमने बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ से निकलता है, न्यूक्लियस से निकलता है। अब बच्चों देखो, न्यूक्लियस में 2 ही तो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, तो हम बोलेंगे कि जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रल पार्टिकल, ये न्यूट्रल कैसे रहा होगा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज रहा होगा। तो ये न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में रह ही नहीं सकता, और न्यूक्लियस में अगर रह ही नहीं सकता तो हाथों हाथ न्यूक्लियस से क्या निकल जाता है, बाहर। इसी को हम बोलते हैं क्या, बीटा इमिशन। तो बीटा इमिशन कभी भी अगर होगा एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर जाएगा, बीटा इमिशन होने के कारण एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बन गया, नहीं बन गया। तो मान लेते हैं एक एलिमेंट था P जिसका एटॉमिक नंबर Z था और एटॉमिक मास A था, या मास नंबर A था। जैसे ही यहाँ पे बीटा इमिशन हुआ है, एलिमेंट चेंज हो गया, उसका एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो गया और एटॉमिक मास कितना हो गया, A। अब बात करें गामा इमिशन की, तो गामा इमिशन में ना प्रोटॉन निकलता है ना न्यूट्रॉन निकलता है, ओनली चेंज आता है किसमें, एनर्जी में। तो यहाँ पे जो एलिमेंट इधर था वही एलिमेंट इधर ही है और यहाँ पे गामा रेडिएशन हो चुका है। बच्चों इस चैप्टर का जितना भी कंसेप्चुअल पार्ट था वो मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे कुछ थियोरेटिकल पार्ट बचा हुआ है, जैसे इस रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी रेडियोएक्टिव पावर प्लांट में किस टाइप से उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी थ्योरी जो है इसको आप एक बार खुद पढ़ के देखना, बट हेजिटेट मत करना किसी टाइप का अगर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिख करके डाउट को ज़रूर बताना। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी टॉपिक में, तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।